देहरादून के पथरिया पे नीलकंठ विहार में 38 लाख रुपए से अधिक का विकास कार्यों का लोकार्पण। मंत्री गणेश जोशी ने किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा विकास कार्य से जनता को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। शीतकालीन गति स्थलों पर पहुंचे 4000 से ज्यादा श्रद्धालु। कीमत में किए गए सबसे अधिक दर्शन। देहरादून में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रक्रिया तेज। बीजेपी ने तेज की प्रत्याशी की चयन की प्रक्रिया। कार्यकर्ताओं और दावेदारों के साथ रायशुमारी जारी। देहरादून में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई। दून पुलिस कर रही प्रभावी कार्यवाही। पुलिस ने 195 वाहनों के काटे चालान। और भादराबाद के शांतरशाह क्षेत्र में बढ़ रहा हाथियों का आतंक। जंगली हाथियों के आगमन से टूटी दीवारें। वनकर्मियों पर लगा लापरवाही का आरोप। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से सामने आ रही है शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। शीतकालीन गति स्थलों पर पहुंचे 4000 से ज्यादा श्रद्धालु। ऊखीमठ में किए गए सबसे अधिक दर्शन। काफी संख्या में श्रद्धालु चारधाम की शीतकालीन यात्रा में हो रहे हैं शामिल। ऊखीमठ में 3200 श्रद्धालु ने किए दर्शन। प्रदेश सरकार की तरफ से शीतकालीन यात्रा को दिया जा रहा है बढ़ावा। शीतकालीन यात्रा में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की नहीं होगी सुविधा असुविधा, ये हमारी प्राथमिकता। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शीतकालीन चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में तो एक तरफ उत्साह बना हुआ है। शासन प्रशासन भी लगातार यहां पर मुस्तैद दिखाई दे रहा है। शीतकालीन यात्रा में श्रद्धालु किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, ये प्राथमिकता भी कही जा रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत देहरादून के पथरिया पीर नीलकंठ विहार में विधायक निधि से स्वीकृत वार्ड 11 विजय कॉलोनी में 38 लाख से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और 18 लाख से अधिक की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। शिलान्यास और लोकार्पण कार्यों में सीसी सड़क, पुश्ता निर्माण, सुरक्षा दीवार विकास कार्य शामिल है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि निश्चित रूप से इन कार्यों के पूर्ण होने पर क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा। कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नारे के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार, जनता की सरकार, जनता के द्वार नारे के ध्येय वाक्य के साथ मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। नई बस्ती पथरिया पीर में विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास को लोकार्पण के अवसर पर तुम आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मैं 4 बार से विधायक, किसके आशीर्वाद से हूं? आप लोगों की आशीर्वाद। पता नहीं मिलती है तो वो दलाली करता है। मैंने अधिकारियों को बात करके इसका एग्रीमेंट क्लियर करवा दिया। आज मेरा धन्यवाद अदा करना होगा। अपने सितंबर में खत्म हो गया था। हमने मुख्यमंत्री जी से कहा, हमने 3 साल के लिए कानून बना दिया, कोई भी किसी बस्ती को हाथ नहीं लगाएगा। आराम से रहे। मैं तो लगातार आपके बीच में आ रहा हूं। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। वहीं देहरादून में भी पर्यवेक्षक पिछले 2 दिनों से कार्यकर्ता और दावेदारों के साथ रायशुमारी कर रहे हैं। देहरादून पर्यवेक्षक एवं पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने बताया, 2 दिनों में 31 वार्डों के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्याशियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। देहरादून से मेयर पद के लिए 12 से ज्यादा आवेदन मिले हैं, जबकि प्रत्येक वार्ड में पार्षद के लिए 8 से ज्यादा आवेदन आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़े उत्साह के साथ दावेदार अपना आवेदन दे रहे हैं। जिन लोगों से संवाद नहीं हो पा रहा है, वो अपना सुझाव पेटिका के माध्यम से दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही नामों का पैनल तैयार कर रिपोर्ट प्राप्त संगठन को भेजेंगे। में कल से देहरादून महानगर की हम जो है रायशुमारी कर रहे हैं, तो उसमें कल 5 मंडलों की हुई और आज भी 5 मंडल के बुलाए रहे और साथ साथ प्रकोष्ठों के संयोजक और प्रकोष्ठों के जितने भी सहप्रभारी हैं सबको बुला रखा है। और मेयर के लिए करीबन आवेदन तो
आपको जो है जब हम प्रांत संगठन को भेजेंगे तो उसमें आपको पता लग ही जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि लोग बड़े उत्साह के साथ लोग जो है यहाँ पे अपना आवेदन भी दे रहे हैं और साथ साथ जो मंडल के हैं या आपके शक्ति केंद्र संयोजक से बूथ लेवल तक के लोग जो है यहाँ पे अपनी रायशुमारी कर रहे हैं और जो लोगों की जो अपेक्षित है उनकी तो डायरेक्टली कर रहे हैं और जो अपेक्षित नहीं है फिर भी हमने कहा है कि हर व्यक्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उनके लिए हम सुझाव पेटिका बनाएंगे, वो अपनी जो है सुझाव पेटिका के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी हम जो कल तक जो है ये पैनल पूरा कर लेंगे और रिपोर्ट जो है प्रांतीय संगठन को भेजेंगे और यहाँ का जो भी रिजल्ट निकलेगा वो एक अप्रत्याशित होगा, क्योंकि सभी लोग जो है लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में चुनाव लड़ना तो सबका अधिकार। उत्तराखंड में वांछित और इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी का अभियान लगातार जारी है। वहीं टिहरी गढ़वाल में अभियान को सफल बनाने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी चंबा के निर्देशन में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम ने काफी समय से वांछित चल रहा आरोपी साहिल रांगण निवासी टिहरी को मतलाऊ से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पॉक्सो का मुकदमा दर्ज है जो काफी समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। और फिलहाल यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। भूमि उत्तराखंड, ये पवित्र धरती हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुखबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार का संकल्प है कि श्रद्धालुओं के लिए इन तीर्थ स्थलों के दर्शन पूरे साल सुगम और सुरक्षित रूप से होते रहें। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि यात्रा शीतकाल में भी चले, ताकि चारों धामों के दर्शन का लाभ हमारे सभी श्रद्धालुओं को, देश विदेश के पर्यटकों को मिलता रहे। सर्दियों के मौसम में धार्मिक स्थलों के दर्शनों के साथ साथ उत्तराखंड में अनेक मनमोहक पर्यटन स्थल हैं, जहां यात्रियों को सर्दियों की खिली धूप, बर्फ से ढके पहाड़ों, निर्मल नदियों, झीलों की खूबसूरती का एक अलग ही अनुभव होता है। पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी पर्यटन स्थलों और यात्रा मार्गों पर ठहरने की सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एसएसपी अजय सिंह के निर्देशों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों, विशेषकर युवा वर्ग के विरुद्ध दून पुलिस लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 195 युवाओं के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने सभी युवाओं के परिजनों से फोन पर वार्ता कर उनकी काउंसलिंग की, साथ ही उन्हें अपने नौनिहालों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया। चला रहा है, ना तो इसके पास हेलमेट है, ना इसके पास लाइसेंस है, ना इसके पास गाड़ी के कागज है। आप अपने हिसाब से उसको समझा देना। हेलमेट में गाड़ी चला रहा है, इसे समझाओ, घर में समझाओ इसे, है ना, कि हेलमेट पहले जब भी निकले घर में हेलमेट पहने।
बादराबाद शांतरशाह क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि बटेड़ी राजपुताना स्थित शुभम सिटी में लगातार चौथे दिन जंगली हाथियों को इस क्षेत्र में देखा गया है, जिससे स्थानीय लोग घबराए हुए हैं। जंगली हाथियों के आगमन से नवनिर्मित दीवारें भी टूट चुकी हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इन हाथियों की गतिविधियों पर फॉरेस्ट विभाग से मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं की जा रही है, जिसके कारण हाथी रिहायशी क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने बताया कि फॉरेस्ट विभाग को पहले भी जंगली हाथियों के घूमने की जानकारी दी गई थी, उसके बावजूद भी फॉरेस्ट टीम नहीं पहुंची। जंगली हाथी क्षेत्र में घूमने से जनहानि की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। क्षेत्रवासियों ने जंगली हाथियों के आगमन की रोकथाम के लिए प्रशासन से अपील की है। मौजूद है बहादुराबाद क्षेत्र अंतर्गत संतरसा चौकी पर। यहां पर शुभम सिटी क्षेत्र में लगातार 2 दिन से जंगली हाथियों का आतंक जो है वो जारी है। आपको बता दें, बाउंड्री वॉल जो है हाथियों के द्वारा तोड़ दी गई है और इसी विषय को लेकर हमारे साथ क्षेत्रवासी हैं। क्या नाम है सर आपका? मनीष सनी। क्या मामला क्या है, क्या आप कहना चाहते हैं? बस अभी तो 3-4 फेरी बाउंड्री वॉल तोड़ी है हाथी ने, अब देखना पड़ेगा सर। अच्छा, तो इस विषय को लेकर हाथियों की जानकारी आपने विभाग को या कहीं शिकायत दर्ज कराई है? हाँ जी, कराई है। कहाँ आपने शिकायत की थी? बादराबाद में। बावजूद कोई टीम वगैरह मौके पर पहुंची है फॉरेस्ट विभाग की या नहीं? कोई नहीं आई है। कोई भी टीम नहीं? कोई टीम नहीं आई है। तो लगातार कितने दिन से हाथी इस क्षेत्र में घूम रहे हैं? 3-4 दिन से। 3-4 दिन से। तो आप देख सकते हैं लगातार 3-4 दिन से शिकायत करने के बावजूद वन विभाग द्वारा कोई भी मौके पर टीम नहीं पहुंचाई गई है और जिला प्रशासन से क्षेत्रवासी उम्मीद कर रहे हैं कि तत्काल हाथियों पर काबू पाया जाए और हाथियों को जंगल में पहुंचाया जाए। प्रदीप सिंह यादव की रिपोर्ट, रुड़की। ऑपरेशन नई किरण ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 को साकार करने को लेकर पुलिस द्वारा नेशनल इंटर कॉलेज धनौरी में छात्र छात्राओं कॉलेज स्टाफ के साथ नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चौकी प्रभारी धनौरी हेमदत्त भारद्वाज ने नेशनल इंटर कॉलेज में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभाव से अवगत कराया, साथ ही नशे और साइबर अपराध के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। छात्र छात्राओं को उत्तराखंड पुलिस ऐप डाउनलोड करने और उनमें निहित अन्य ऐप कैसे गोरा शक्ति, साइबर शिकायत सत्यापन, EFIR का इस्तेमाल करने और यातायात नियमों और नाबालिगों के द्वारा वाहन न चलवाने के अनुपालन के संबंध में जानकारी दी गई। पुलिस टीम ने बताया कि समय के साथ साइबर अपराधी क्राइम करने के तरीके बदल रहे हैं। साइबर ठगों के निशाने पर हर वो आदमी है जो किसी भी डिजिटल माध्यम से जुड़ा है, फिर चाहे वो इंटरनेट मीडिया हो या फिर इंटरनेट बैंकिंग। पुलिस टीम ने अपने बैंकिंग ऐप्स को सुरक्षित लॉक करके रखने और अपनी निजी जानकारी को किसी भी व्यक्ति से साझा नहीं करने की सलाह दी। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। भूमि उत्तराखंड, ये पवित्र धरती हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों 4 धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी 4 धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुखबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। 4 धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार का संकल्प है कि श्रद्धालुओं के लिए इन तीर्थ स्थलों के दर्शन पूरे साल सुगम और सुरक्षित रूप से होते रहें। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि यात्रा शीतकाल में भी चले, ताकि चारों धामों के दर्शन का लाभ हमारे सभी श्रद्धालुओं को, देश विदेश के पर्यटकों को मिलता रहे। सर्दियों के मौसम में धार्मिक स्थलों के दर्शनों के साथ साथ उत्तराखंड में अनेक मनमोहक पर्यटन स्थल हैं, जहां यात्रियों को सर्दियों की खिली धूप,
बर्फ से ढके पहाड़ों, निर्मल नदियों, झीलों की खूबसूरती का एक अलग ही अनुभव होता है। पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी पर्यटन स्थलों और यात्रा मार्गों पर ठहरने की सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश से सामने आ रही है। तीरथ नगरी में मेयर सीट आरक्षित होने से चुनावी माहौल गड़बड़ा गया है। लंबे समय से चुनाव का इंतजार कर रहे मतदाताओं में घटा उत्साह। सामान्य श्रेणी के दावेदार और उनके समर्थक चुनावी हलचल में खुलकर नहीं आ रहे सामने। धार्मिक नगरी में चुनाव को लेकर आम जनता में चुनावी चर्चा भी नदारद। राष्ट्रीय पार्टियों के कार्यकर्ता और नेताओं में भी चुनाव को लेकर नहीं है कोई उत्साह। आरक्षित सीट होने से पार्टियों में हो सकता है भीतरघात। आरक्षित सीट होने की वजह से इस बार मतदान के प्रतिशत में आ सकता है भारी अंतर। इस बार यह भी देखने को मिला सकता है कि चुनाव में पार्षदों को तो मतदान वोट डालें, मेयर सीट में कम रुचि दिखाएं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही जा रही है ऋषिकेश से, जहां पर तीरथ नगरी में मेयर सीट आरक्षित होने से चुनावी माहौल गड़बड़ाया जा सकता है। और इस बार मतदाता चुनाव में पार्षदों को तो वोट डालते दिखेंगे, लेकिन हो सकता है कि मेयर सीट पर ये रुचि कम दिखाई दे, क्योंकि तीरथ नगरी में मेयर सीट आरक्षित होने से चुनावी माहौल पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। लंबे समय से चुनाव का इंतजार कर रहे मतदाताओं में उत्साह भी घट चुका है। तो वहीं खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही ऋषिकेश से हमारे सहयोगी दीपक नारंग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, सबसे पहले सवाल आपसे लें कि जिस तरह से निकाय चुनाव को लेकर तारीख जो समय जो है नजदीक आता जा रहा है, वैसे अब जो आरक्षण का जो मामला है और गरमाने लगा है। बात अगर धर्म नगरी की करें तो वहां भी लोगों के साथ साथ पार्टी में भीतरघात की संभावनाएं बनने लगी है। संदीप, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, क्योंकि हम जो आप कह रहे थे, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो मानना है, हमें जो दिख रहा है, हम जो एक सर्वे जो हमारा दिख रहा है कि ये जो चुनाव हो रहे हैं आरक्षण को लेके कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ तक हमें लग रहा है कि जो पार्षद जो लड़ेगा वार्ड से, उसको मतदाता तो वोट डालेंगे, हम नहीं कह रहे, उनका कहना कि हम डालेंगे, लेकिन मेयर सीट के लिए कहीं ना कहीं वोट डालने के लिए उनके अंदर रुचि नहीं दिखाई दे रही है। हमारा नहीं कहना, ये आम जनता कहना है कि देखेंगे मेयर को वोट डालना या नहीं डालना, ये हमारा देखेंगे, पर पार्षद की जगह पार्षद को वोट डालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मोहल्ले वार्ड का नंबर होता है। और सबसे बड़ी बात हम देख रहे हैं कि दोनों ही पार्टी को देख रहे हैं, जो पिछले काफी समय से लोग उत्साहित थे लगातार की, और अगर ये आम सामान्य सीट होती तो जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कैंडिडेटों की लंबी संख्या थी और लोग बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लेते, चाहे वो मतदाता थे चाहे जनता थे, लेकिन वो उत्साह बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। और पार्टी को मीटिंग में भी ऐसे नेता जो लड़ने वाले हैं या उनके समर्थक हैं, वो भी कहीं ना कहीं नदारद दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि निकाय जब चुनाव आते थे, क्यों गली मोहल्ले के चुनाव होते हैं, आपसी संबंधों के चुनाव होते हैं, तो बड़ा रश होता था, लोगों में उत्साह होता था और लोग लगे रहते थे, चर्चाएं जारी होती थी, ये होगा और वो होगा, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा, ना चर्चाएं दिखाई दे रही है, ना लोगों में उत्साह है। तो कहीं ना कहीं तीर्थ नगरी में अब ऐसा लग रहा है कि जैसे नगर चुनाव जो है ना के बराबर हो रहे हैं। लगातार दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास आएंगे, लेकिन दीपक से सवाल ले लेते हैं। दीपक, आप लगातार लोगों के बीच में जाते रहते हैं, तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी धर्म नगरी में जो मेयर पद जो आरक्षित किया गया है उसको लेकर लोगों में कम उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या कुछ आपको जानकारी मिल पा रही है लोगों के बीच में जाकर, लोग वोट देने जाएंगे या फिर अभी उनके लिए सामान्य सी बात है? यहाँ पे तीर्थ नगरी है और यहाँ पर लगातार जो है चुनावी माहौल वो इस समय पे जो गर्म होना चाहिए था वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में दिखाई दे रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि जो मेयर सीट है वो यहाँ पर जो है आरक्षित कर दी गई है, जबकि यहाँ पर पिछले 3-4 सालों से लगातार जो है जो जनरल सीट के लिए जो अपने दावेदार थे वो यहाँ पर प्रयास कर रहे थे कि कभी मौका आएगा और उनको फिर यहाँ पर जो है मेयर जीतने का मौका मिलेगा, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे नगर पालिका के बाद जो है नगर निगम बना था और एक महिला सीट आरक्षित की गई थी और यहाँ पर जो है महिला ने जो है यहाँ पे पहली मेयर बनी थी। अब इस बार उम्मीद थी कि यहाँ पर सीट जो है वो
सामान्य होगी और यहाँ पर जो दावेदार है अन्य वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो वो पार्टियों के आएंगे सामने। लेकिन इस बार यहाँ पे जो है 80 सीट आरक्षित कर दी गई है, तो इसकी वजह से जो सामान्य दावेदार थे और उनके जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं इस चुनावी चर्चा से या चुनावी हलचल से जो है वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, वो पीछे हटे हुए इस समय पर दिखाई दे रहे हैं। और जो इस समय पे आरक्षित सीट को लेकर के जो दावेदार है, जो उनके समर्थक हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पे हलचल में जरूर है, लेकिन उनकी संख्या इतनी नहीं है कि वो यहाँ पर चुनावी माहौल को जो यहाँ पे गरमा सके, क्योंकि इस समय यहाँ पर ठंड का मौसम है, हालांकि धूप निकली हुई है, लेकिन ऐसे मौसम के अंदर जो चुनाव आते हैं तो चुनावी जो गर्मी है तपिश वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल यहाँ पर जो है अभी अटकलें जो लगाई जानी चाहिए थी कि किस प्रकार से कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन कैंडिडेट होगा, कौन किसको समर्थन करेगा, इस प्रकार की कोई चर्चा जो है वो अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। सबसे बड़ी बात यही है कि इस बार जो वार्ड में है, 40 वार्ड है ऋषिकेश में, इसमें जो है ऐसा लग रहा, महसूस किया जा रहा है कि जो वोटर है वो निकलेगा तो सही घरों के लिए जरूर, लेकिन वो शायद अपने जो पार्षद के जो वोट डालने होंगे उसमें तो आएगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो मेयर के लिए वोट देने हैं वो संख्या काफी इस बार कम हो जाए, क्योंकि रुझान बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि किसी को भी इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बार की सीट भी यहाँ पर आरक्षित हो जाएगी और जो सामान्य दावेदार यहाँ पे लड़ने वाले थे उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो है परेशानी का सबब खड़ा हो जाएगा। तो अब देखना यह है कि अब कब यहाँ पे जो है तारीखों का ऐलान होता है और क्या यहाँ पे अब जो है निर्णायक जो माहौल देखने को मिलेगा, कब तक मिलेगा। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि समय तो काफी कम दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है सारा चुनावी माहौल जो है वो ठंडे बस्ते में है और इस पर हमारी पूरी नजर बनी हुई, जो इसमें अपडेट्स आएंगे उस पर भी हम अपने दर्शकों को जरूर साझेदारी करेंगे। संदीप, बिल्कुल दीपक, आपके पास आएंगे। कमल, एक सवाल यहाँ पे एक बड़ा अहम उठा है कि आरक्षित सीट होने से पहले जो सामान्य उम्मीदवार थे वो भी ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि शायद उन्हें टिकट मिल सकता है, वो चुनाव लड़ सकते, लेकिन अब ऐसे में जब सीट ही आरक्षित कर दी गई है तो ना तो उम्मीदवारों में उत्साह है और ना ही जो उनके समर्थक है उनमें भी उत्साह देखने को नहीं मिल रहा। हाँ, नहीं संदीप, सबसे बड़ी बात है कि अगर सामान्य सीट होती तो कैंडिडेट्स बहुत होते हैं, कहीं निर्दलीय चुनाव भी लड़ते हैं, पार्टी से टिकट नहीं मिलता, एक माहौल बहुत बड़ा गर्म होता है और एक अच्छा चुनाव कहे गर्मजोशी से लड़ा जाता है। लेकिन वो स्थिति बिल्कुल जो है, कहीं चर्चा नहीं है, कहीं लेना नहीं, शून्य, जैसे कहते हैं सर्दी है, उससे भी ज्यादा सर्दी इस चुनाव पे लग चुकी है और बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि निकाऊ चुनाव है। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि अगर सीटें होती, कुछ लोग पार्टी टिकट मिलते हैं, निर्दलीय भी लड़ते हैं, लेकिन अब जो है, जो आरक्षित जो है वो काफी संख्या काफी कम है। अब उनमें 2-4 उम्मीदवार हैं, जिनको भी टिकट मिलेगा वो चुनाव लड़ेगा, पर ऐसा जो आम जनता में जो उत्साह दिखाई देता था है वो बिल्कुल ना के बराबर है। और लग ही नहीं रहा है कि ऋषिकेश में कि नगर निगम या नगर वार्डों के चुनाव हो रहे हैं, बिल्कुल शांत माहौल अभी बना हुआ है। भले ही अभी चुनावी घोषणा नहीं हुई है, वो भी हो जाएगी तो तब भी लगता है कि उम्मीद बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं अब दोनों पार्टियों में इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं भीतर घात भी हो सकता है। ये अब पार्टियों को समझना होगा और कैसे इसको करेंगे, कैसे इसको सुरक्षित रखेंगे, कैसे इसको सबको तालमेल से बना के रखेंगे, यह भी देखना होगा। पर ये हमें देखना होगा कि इस बार कितने प्रतिशत यहाँ पर मत पड़ता है, वो भी देखना होगा। जिस हिसाब से लग रहा है कहीं ना कहीं मत प्रतिशत काफी कम होगा, क्योंकि लोगों से जिससे भी बात करो किसी से कोई चर्चा नहीं है, कोई उत्साह नहीं, कुछ नहीं है, देख लेंगे, मतलब कहते हैं टालने वाली बात, अच्छा देख लेंगे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कोई ऐसा अवसर। तो कुल मिला के दिखाएं, निकाऊ चुनाव जैसे जिंदगी तीर्थ नगरी, जहाँ इंटरनेशनल यहाँ नगरी है, लोग यहाँ ध्यान के लिए आते हैं, लोग यहाँ धार्मिक भगवान के दर्शन करने आते हैं, लोग गंगा स्नान करने आते हैं, वहाँ जो सीट जो आरक्षित हुई है वो कहीं ना कहीं आम जनमानस को एक दुखी कर रही है। बिल्कुल कमल, लोगों में तो उत्साह कम देखने को मिल रहा है, इसका असर जो है वोट प्रतिशत पर भी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच में एक बात और उठी थी कि आपत्तियां दर्ज कराई जा रही थी, तो सवाल इस पे भी है कि आपत्तियां कितनी दर्ज हुई हैं और उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है। आपत्तियां काफी संख्या में दर्ज हुई हैं, लोग दर्ज कर रहे हैं। उसका भी मुझे लगता है कि शायद कल रविवार है या सोमवार तक मुझे लगता है वो भी स्थिति हो जाएगी कि इस आपत्ति में क्या सुनवाई है, क्या डिसीजन लिया गया, वो भी सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मामला लोग माननीय उच्च न्यायालय के रुख का बता रहे थे, वहां भी अभी स्थिति बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है, तो इंतजार करना होगा कि आपत्तियों के बाद उसके बाद क्या डिसीजन निकलता है। पर कुल मिला के कहें, जो 30 नवंबर का चुनाव है बिल्कुल ठंडे बस्ते में, कहते जो ठंड पड़ रही है उससे भी नीचे ठंड में पड़ा हुआ है। कोई चर्चा नहीं, कोई परिचर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, आम जनता की तरह लोग यहाँ पर काम चल रहे हैं, किसी में कोई उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है।
बिल्कुल कमल। दीपक, आपके पास आना चाहेंगे। आपने लोगों से जुड़ी राय तो हमारे तक पहुंचाई है, लेकिन साथ ही जो स्थानीय नेता है जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि उन्हें टिकट मिल सकती है, लेकिन अब जब सीट को ही आरक्षित कर दिया गया है तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए, सामान्य सीट पर जितने भी दावेदार थे जो अभी तक उम्मीद लगाए बैठे थे कि चुनाव आएंगे और उनको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, उनकी प्रतिक्रिया अभी खुल के तो कोई सामने नहीं आई है। लेकिन जैसे अभी कमल साहब ने बताया कि भीतरघात जो है पार्टियों में देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अंदरूनी विरोध इसमें जरूर है। और इसके अंदर जितने भी जो दावेदार थे वो बिल्कुल साइलेंट होकर बैठ गए हैं, वो कहीं पर भी चुनाव में सामने नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी यहाँ पे रायशुमारी हुई थी भाजपा के जो पार्टी कार्यालय में, उसमें भी जो है जो बड़े चेहरे थे, जो दावेदार थे या उनके समर्थक थे, वो बिल्कुल यहाँ से नजारा दिखाई दिए। तो इसको लेकर के कहा जा सकता है कि बिल्कुल माहौल जो है यहाँ पे बदला हुआ दिखाई दे रहा है। जो समीकरण बनने वाले थे वो बिल्कुल गड़बड़ा गए हैं और अब आरक्षित सीट होने की वजह से इसमें इतना जो रोचक माहौल बनना था वो नहीं हो पा रहा है। तो अब इसके अंदर जिस प्रकार से अब समय नजदीक आएगा और जैसे जैसे इसमें आपत्तियां पूरी होंगी और उसके बाद इसमें तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद इसमें क्या दिलचस्प निर्णायक मोड़ सामने आएगा, उस पर अभी सभी की नजर बनी हुई है। हमारा भी इस पर पूरा तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दीपक, आपका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।